देखो बेटा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ क्लास 2 का टॉपिक बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। तो हर टेस्ट च एक एक यूनिट ऐड कर देंगे नाल नाल प्लस 2 1 ਦੇ ਨਾਲ। तो ਜਿਹੜਾ प्लस 2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ प्लस 1 ਦਾ ਉਹ ਚ 20 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। तो ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ। तो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਤੇ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ। देखो पुत्र ਹੁਣ जो वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਜਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ law of conservation of linear momentum ਤੇ center of mass। ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੈਸਟ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ। मतलब ये वर्क एनर्जी पावर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्क एनर्जी और पावर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। नो डाउट है laws of motion ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, तो वो सारा याद रखना ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ देखो और ये ਜਿਹੜਾ वर्क एनर्जी पावर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फर्स्ट असाइनमेंट है वो मैं आज अपलोड कर ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना, वो ट्राई कर लो। पर दूसरी गल बेटा देखो कि असाइनमेंट्स प्लस डीसी पांडे भी दसे हुए हैं कुछ असाइनमेंट्स, है ना, हर टॉपिक ਦੀਆਂ दो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड कर रहा। तो ਇਹਦੇ डाउट्स ਨੂੰ ट्राई करो जरूर। समझ आ रही है मोहनदीप? अंकुर अर्शिया तो वो तेरे डाउट्स नहीं होते अर्शिया? हाँ इकट्ठे ना ज़्यादा करो पुत्र, बात नाल नाल ना फिर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਨਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ ऑफलाइन लगाओ क्लासेस तो, है ना, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। चलो एकमजीत तू तेरा टेस्ट दिता सी कल? पुत्र टेस्ट तो चलो देखो भाई ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਕਲਾਸਿਸ 2 ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਗਲਾ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਟੈਕਲ। तो SHM ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲਿਖੋ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ। ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ तो देखो एक अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि कोई
डायरेक्शन ड्यू टू वेव एनर्जी ते मोमेंटम ट्रांसफर होंदे है जिस डायरेक्शन उन्होंने असी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं। और जिहड़ी बेटा मैकेनिकल वेव है वो मटीरियल मीडियम ट्रांसफर होएगी, ਉਹਦੇ ਲਈ मटीरियल मीडियम का होना जरूरी है, पार्टिकल्स की ऑसिलेशन होनी जरूरी है। पर जिहड़ी ईएम वेव है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन होती है और वो वैक्यूम च भी ट्रैवल कर सकती है ना। हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन सेम है तो वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और अगर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ते डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है तो वो है ट्रांसवर्स वेव। ईएम वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स ही होंदियां पर मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स ते लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह दी हो सकती। और ये गल बेटा मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इंपॉर्टेंट है जिहड़े तुहानू पता होने चाहिए है कि जिहड़ियां ट्रांसवर्स वेव्स है उहदे विच पार्टिकल्स ने कितना वाइब्रेट करना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे परपेंडिकुलर, इस करके क्रेस्ट ट्रफ दी फॉर्मेशन होंदी है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दौरान पार्टिकल्स ने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट करना, इस करके कंप्रेशंस ते रेयरफैक्शंस दी फॉर्मेशन होंदी है। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस का मतलब है वॉल्यूम का चेंज होना और वॉल्यूम का चेंज होना मतलब प्रेशर चेंज होना, इस करके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नू प्रेशर वेव्स भी बोलिया जाता। अच्छा, और साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। फिर अगली गल बेटा जदों तुसी किसी भी वेव की गल करते हैं तो हर वेव के नाल एक टर्म जुड़ती है वेवलेंथ, दूसरी टर्म जुड़ती है फ्रीक्वेंसी और तीसरी टर्म जुड़ती है वेव वेलोसिटी। और इन्हां तिन्नां दा आपस की रिलेशन है वो थानू पता ही है कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। और फिर थानू ये भी पता ही है कि ओमेगा 2 पाई न्यू है। और आप थोड़ा जिहा ध्यान रखना पुत्र कि जेड़ा k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, वेव वेक्टर भी कह देते हैं, वो 2 पाई बाय लैम्डा है। क्योंकि कई जगह पे सानू कंफ्यूजन ये हो जाती है कि जेड़ा ये सिंबल है ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्टिफनेस कांस्टेंट है, बट नहीं, वेव मोशन च ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये ध्यान च रखना ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इंपॉर्टेंट बहुत। अच्छा, फिर बेटा जे आपां इहदे अकॉर्डिंगली इथों देखिए तो v की वैल्यू ओमेगा बाय k बनेगी। ठीक है, जनरली ध्यान देइयो हुण जिहड़ी मैं गल तुहानू दस्सण लगा पुत्र ए जनरली असीं किसी भी वेव इक्वेशन नू किदां लिखदे आ, एक्चुअली वेव दे ट्रैवल करन दे नाल की होना मीडियम दे पार्टिकल्स ने ऑसिलेट करना और ऑसिलेटिंग पार्टिकल दा मतलब है कि वो अपनी नॉर्मल इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन तो हट के है। ता कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन अपनी मीन पोजीशन तो कितनी दूर है, इहदे लई असीं सिंबल यूज कर लेंदे आ y। तो इत्थे y का मतलब पता की है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल दी मीन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन नू असीं ओरिजिन मान लेंगे। ते r है ऑसिलेटिंग पार्टिकल दा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। हुण आ जिहड़ा आ वाली टर्म है इहनू असीं टेक्निकली बोलते हैं फेज। दिस इज नोन एज फेज। हुण ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, तो आ जिहड़ा फाई है इहनू असीं बोलते हैं इनिशियल फेज। तो इस इनिशियल फेज की जिहड़ी वैल्यू है, ये जिहड़ा इनिशियल फेज है इहदी जिहड़ी वैल्यू है
ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫੇਜ਼, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਵ ट्रैवल करती है तो उस वेव का जो फेज है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आ जी टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स ए कांस्टेंट। हुन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर कांस्टेंट है तो हुन गल नूं समझियो पुत्र, तुसी कहोगे x की है, व्हाट इज x? तो इत्थे x का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्योंकि ਅਸੀਂ यूजुअली ਜਿਹੜੀ वेव प्रोपोगेशन है वो वन डायमेंशनल मानते हैं, एक डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल, और सिंगल डायमेंशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ x एक्सिस ले ਲੈਂਦੇ हैं। तो इस करके ਇੱਥੇ x ਕੀ ਹੈ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ कांस्टेंट है, ਇਹ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ वेव मोशन ਦੇ दौरान ਜਿਹੜਾ फेज ऑफ वेव है वो कांस्टेंट है, पर ਜਿਹੜਾ टाइम है ये हमेशा इंक्रीज करता। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्योंकि t की हो रहा इंक्रीज, तो आ वाली टर्म बेटा इंक्रीज हो रही है टाइम के नाल। तो अगर आ टर्म इंक्रीज हो रही है तो इस टर्म में भी इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस में कांस्टेंट रहना। और ये टर्म को इंक्रीज क्यों कर सकती है? जेकर x की वैल्यू इंक्रीज करे, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव x हो। और अगर एक ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि टाइम ने इंक्रीज करना ही करना, तो आ टर्म इंक्रीज हो रही है तो इस टर्म ਨੂੰ डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि सम कांस्टेंट है। इट मींस x नेगेटिव होएगा, मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके नाल तुसी फेज ਨੂੰ देख के दस सकते हैं कि इस वेव ਦੀ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पॉजिटिव x है कि नेगेटिव x है ना, उथों ਅਸੀਂ जज कर सकते हैं। तो ये कांसेप्ट ਨੂੰ पकड़ लेना। दूसरा पॉइंट बेटा देखो कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ y और r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ e नॉट sin इतना लिख सकते। तो ये की हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये है पीक वैल्यू। और हाँ, और ये गल थानू पता वा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस दे विच E नॉट और V नॉट का रिलेशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो हुन देखो बेटा तो आ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ एक्चुअली ईएम वेव ਦੇ ਉੱਪਰ बेस्ड ना एक क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन ਚੱਲਦਾ हमेशा। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड करांगा, ठीक है, तो उन्होंने ट्राई करना पुत्र। तो मतलब वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस इदां दे है कि उन्हां विचों आने के चांसेस मैक्सिमम होंदे आ, तो वो मैं मार्क कीते हुए आ, वो ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 10-10 भेज दांगा। एक्चुअली मैनेज तुसी करना पैना, थानू भी वो ट्राई करने हैं। ट्राई इन द सेंस है कि अगर तुसी चाहते हैं तो आप ऑफलाइन वो क्लासेस लगा के ना मैं आप सॉल्व करवा देंगे थानू, और वो पेट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि ऑफलाइन क्लास लगाई जाए, मतलब हफ्ते 2 दिन तक लगाई जाए ना, 4-5 दिन, ताकि वो ऑफलाइन वाले दिन थानू मैं वो 10-15 क्वेश्चन जेडे थे आप सॉल्व करके दसांगा, तो उन्होंने ट्राई करना तुसी। वो मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जिहदे कंपटीशन जाने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो हुण जिहड़ी मैं गल कर रहा सी कि आम तौर ते जिहड़ा तुहाडा मैकेनिकल वेव वाला
पोर्शन है +1 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ kx ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਚ ਤਾਂ वन डायमेंशनल केस ही रहना बट इवन आ ਜਿਹੜਾ फॉर्म है ना इक्वेशन तो अगर मैं ਇਹਨੂੰ वेक्टर फॉर्म ਚ लिखना चाਹਾਂ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ਨੂੰ थोड़ा जिहा फर्क समझियो पुत्र आ ਜਿਹੜਾ j कैप है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे ठीक है और आ ਜਿਹੜਾ k वेक्टर है डॉट r वेक्टर ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ प्रोपगेशन कांस्टेंट है ना पुत्र ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ वेक्टर ट्रीट करते हैं ना ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ तो सेकंड फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ तो आ ਜਿਹੜਾ k वेक्टर है ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਦਾ तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट और इसका मैग्नीट्यूड की है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर तो आ रिलेशन भी थानू पता होना चाहिए ये नो डाउट +2 ਲਈ है ईएम वेव ਲਈ बट ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ दोबारा देखो बेटा क्लियर हुई गल हुन हुन बेटा कोई भी जिस तरह ना अपन ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ कि given physical quantity सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन पोजेस कर रही है कि नहीं कर रही तो ਉਹਦੀ कंडीशन की सी बेसिकली कि d² y over dt² plus omega square y is ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ SH ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ y है ना वो एक फिजिकल क्वांटिटी है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करती है तो इट मींस वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रही है वो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है पोजीशन भी हो सकती है वेलोसिटी भी हो सकती है एक्सेलरेशन भी हो सकती है वो एनर्जी भी हो सकती है वो चार्ज भी हो सकता है एंड सो ऑन उसी तरह नाल बेटा देखो तो आज मैं हूं जिन्हों मैं कहने लगा वेव इक्वेशन क्योंकि पिछले पोर्शन तो मैं दसिया कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि जिहड़ी वेव है उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस है और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ऑसिलेट कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ y ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਪਲੇਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ r ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ r sin omega t kx +5 तो y बेसिकली पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंडेंट है वेव इक्वेशन के दौरान तो वेव इक्वेशन के दौरान क्योंकि y जेड़ा वा y एक्चुअली की है y है ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स दी डिस्प्लेसमेंट तो वो पोजीशन ते टाइम दोनों पे डिपेंडेंट है तो इस कारण करके बेटा d² y by dx² is equal to 1 by v² d² y by
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ, अगर मैकेनिकल वेव है तो वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है किहदे किहदे ते, एक तो जिस मीडियम च मैकेनिकल वेव ट्रैवल कर रही है उसका इनर्शिया फैक्टर है, और दूसरा इलास्टिसिटी। जिहड़ी मैकेनिकल वेव है वो इनर्शिया फैक्टर ते इलास्टिसिटी फैक्टर ते डिपेंड करती। पर जे मैं गल कर रहा पुत्र ईएम वेव की, तो ईएम वेव की वेलोसिटी जिहड़ी है, वेव वेलोसिटी जिहड़ी है वो डिपेंड करती है परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और ਉਹਦਾ फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 1/√, है ना, ये याद है। अच्छा हुण बेटा ये गल्लां तुसीं ऑलरेडी जानते हैं और तुहाडे दिमाग 'ਚ हमेशा रहनियां चाहिदियां कि जिहड़ी कोई भी वेव है वो जदों एक तो दूसरे मीडियम शिफ्ट करेगी तो ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगी, क्योंकि जिहड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है ना ਉਹਦਾ कंसर्न वो एक फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। मतलब एक बार जिहड़ी वेव जिस फ्रीक्वेंसी नाल पैदा होगी थ्रू आउट ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, बट मीडियम दे चेंज करन दे नाल ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगी, वेव लेंथ ते वेव वेलोसिटी चेंज करेंगे। हुण जिहड़ी वेव है ਉਹਦੇ बारे जदों ਅਸੀਂ गल करते हैं, हुण ध्यान दिओ पुत्र, तो ये गल भी हमेशा याद रखो कि जदों कोई भी वेव मैकेनिकल वेव स्ट्रिंग चो पास कर रही है, मैकेनिकल वेव अगर स्ट्रिंग चो पास कर रही है तो स्ट्रिंग के अंदर मैकेनिकल वेव हमेशा ट्रांसवर्स नेचर भी होएगी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी नहीं होएगी। तो मतलब ये स्टेप्स आने हैं जितने तुहानू याद रखने पैने हैं रिजल्ट्स, उस तो इलावा और कोई ऑप्शन नहीं होनी तुहाडे को। देखो जितना कि अगर कोई मैनू कहे कि वेव वेलोसिटी along a stretched wire, स्ट्रेच्ड वायर दे अंदर वेव वेलोसिटी कितनी होती बेटा, अंडर रूट, तो T की है याद रखना, टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रेच्ड वायर, और म्यू पता की है, लीनियर मास डेंसिटी। हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा मैं एक्सप्लेन करन लगा, बड़ा ध्यान नाल गल नूं समझियो पुत्र। एक्चुअली जिहड़ी डेंसिटी है ਉਹਦਾ पूरा नाम ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ਉਹ वॉल्यूम मास डेंसिटी ਹੁੰਦੀ। ਇਹ लीनियर मास डेंसिटी ਦਾ मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। इधर देखो ਜਿਹੜਾ मास है ना पुत्र ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, क्योंकि वायर यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप दी है, तो सिलेंडर का मास की लिख सकते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की लिखांगे अपन पाई आर स्क्वायर इनटू एल। जेडी वायर है सिलेंड्रिकल शेप दी ओदा वॉल्यूम की होएगा पाई आर स्क्वायर इनटू आर सॉरी एल, तो आर रेडियस है वायर का और लेंथ एल है, एल कटी गई। हुण इथों गल समझण वाली की है तुहाडे लई बेटा, गल समझो पुत्र ध्यान नाल, रो वॉल्यूम मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी मटीरियल दी वॉल्यूम मास डेंसिटी जिहड़ी है वो मटीरियल दी नेचर ते डिपेंड करती है। तो अगर मटीरियल वही है बट शेप चाहे अलग अलग है तां भी वॉल्यूम
डेंसिटी सेम ही रहेगी, पर लीनियर मास डेंसिटी देखो इधर पुत्र वायर दी, तो अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने दो कॉपर वायर्स है, एक पतली है एक मोटी है, तो लीनियर मास डेंसिटी रेडियस ਤੇ डिपेंडेंट है, मतलब ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਵਾਲੀ थिन वायर है ਉਹਦੀ लीनियर मास डेंसिटी ਲੈਸਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ थिक है ਉਹਦੀ मोर होएगी। तो ये पॉइंट्स है जितने ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। समझ आ रही गल? देखो बेटा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ